हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एबीएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंडर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एनबीएफसी के अंदर कंप्लायंस फंक्शन एंड रोल ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एनबीएफसी का मतलब समझते हैं कि बेसिकली होती क्या है। ठीक है, एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और ये एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो कि बैंकों की जैसे ही फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पर इसके पास प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में आपने मुथूट फाइनेंस का नाम सुना होगा। मुथूट फाइनेंस इंडिया के अंदर गोल्ड लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब गोल्ड लोन जो है वो बैंक भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो गोल्ड लोन एक ऐसी फाइनेंशियल सर्विस है जो बैंक भी प्रोवाइड करते हैं। पर जो मुथूट फाइनेंस है ना, उसके पास प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस जो है वो नहीं है। ठीक है, तो मुथूट फाइनेंस हमारी क्या कहलाएगी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्योंकि ये बैंकों के जैसे ही गोल्ड लोन तो प्रोवाइड करिए, पर इसके पास प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस जो है वो नहीं। क्लियर है आपको? ये था हमारा एनबीएफसी का मीनिंग। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस एन एनबीएफसी? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट तरीके से एनबीएफसी को डिफाइन कर रही है? पहले देखो, ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विस। तो एनबीएफसी एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है और ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। या फिर कंपनी इंगेज इन बैंकिंग एक्टिविटीज बट नॉट रेगुलेटेड बाय एनी फाइनेंशियल अथॉरिटी। यानी कि कंपनी जो कि बैंकिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करती है पर उसको कोई भी फाइनेंशियल अथॉरिटी रेगुलेट नहीं करती है। या फिर ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that offers financial services like deposits, lending, investing, but does not hold a banking license। या फिर एक गवर्नमेंट ओन एंटिटी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सक्लूसिवली टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो ये एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है पर उसके पास प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज करेक्ट फॉर एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन? अगर कोई एक कंपनी एनबीएफसी के जैसे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है, यानी कि एनबीएफसी बनना चाहती है, तो कौन से कंडीशन और क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने पड़ेंगे? पहला, द कंपनी नीड्स टू रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट। यानी कि कंपनी को सबसे पहले कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद इट शुड बी आइदर अ लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये भी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। तो प्राइवेट भी हो सकती है और लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। द कंपनी मस्ट हैव नेट ओन फंड एटलीस्ट 2 करोड़ रुपीज। यानी कि कंपनी का जो नेट ओन फंड है वो 2 करोड़ होना चाहिए। तो बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो कोई भी कंपनी अगर एनबीएफसी बनना चाहती है तो उसको ये सारी कंडीशन को, क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एनबीएफसी बन सकती है। नेक्स्ट देखो क्या है। गाइडेंस ऑन रिवाइज स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी हैज बीन इशूड बाय आरबीआई डेटेड 22 अक्टूबर 2021। रेगुलेटरी स्ट्रक्चर फॉर एनबीएफसी शैल बी कंप्राइज ऑफ 4 लेयर्स इंक्लूड्स। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को समझो।
आरबीआई ने 22 अक्टूबर 2021 को एक प्रॉपर स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया था एनबीएफसी के लिए, ठीक है। और इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर जो एनबीएफसी है उसको हम चार टाइप में हमने क्लासिफाई किया था, हमने चार लेयर्स बनाए थे। तो इनमें से वो चार लेयर कौन से हैं वो क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो एनबीएफसी के साइज के हिसाब से, उसके एसेट्स के हिसाब से हमने उसको चार कैटेगरी में जो है डिवाइड किया था और उसी को हम लेयर्स कहते हैं। पहला लो लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर और बेस लेयर। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन बी रहेगा, यानी कि मिडल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर और बेस लेयर, ये चार लेयर्स थे जिनमें हमने एनबीएफ को क्लासिफाई जो है वो किया था। लो लेयर नहीं थे। अब ये है क्या, इसमें कौन कौन सी एनबीएफसी आती है? तो सबसे जो लो लेवल पे जो एनबीएफसी है वो है बेस लेयर के अंदर। क्या है? बेस लेयर के अंदर। अब इसके अंदर कौन कौन सी एनबीएफसी आती है? सबसे पहले एनबीएफसी बिलो 1000 करोड़ इन एसेट साइज एंड डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, यानी कि ऐसी एनबीएफसी जिसका जो एसेट साइज है वो 1000 करोड़ से कम है और वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। उसके बाद एनबीएफसी पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर्स, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज, एनबीएफसी नॉट इन्वॉल्व इन एक्सेप्टिंग पब्लिक फंड्स ऑन कस्टमर फेसिंग एक्टिविटीज। तो ये सारी हमारी बेस लेयर के अंदर जो है वो आती है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है मिडिल लेयर, ठीक है। तो इसमें इससे थोड़ी ज्यादा रिस्क की जो एनबीएफसी है वो आती है। सबसे पहले इसमें आती है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी रिगार्ड एज एसेट साइज, यानी कि जितनी भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है वो इसके अंदर आती है, चाहे उनका एसेट साइज कितना भी हो। उसके बाद नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद एसेट साइज 1000 करोड़ एंड अबव, यानी कि अगर कोई एनबीएफसी है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती पर उसका जो एसेट साइज है वो 1000 करोड़ से ज्यादा है तो वो आती है। उसके बाद स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट कंपनी आती है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी आती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज जो है वो आती है। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा अपर लेयर, ठीक है। अब अपर लेयर के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है, रूल इन द सेंस मतलब कि पर्टिकुलरली कोई एनबीएफसी रहेगी नहीं रहेगी ऐसा नहीं है, बल्कि जो हमारी टॉप 10 एनबीएफसीज होती हैं, टॉप 10 एनबीएफसीज होती है जिनका जो एसेट साइज है वो सबसे ज्यादा होता है, वो अपर लेयर के अंदर जो है आती है। क्वेश्चन उठता है कि इसके अंदर कौन कौन सी एनबीएफसी आएंगी। तो सिंपली देखो, अपर लेयर के अंदर जो भी एनबीएफसीज आएंगी उनको आइडेंटिफाई करने का काम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखेगा कि कौन कौन सी एनबीएफसी जो है वो अपर लेयर के अंदर जो है वो आती है और वही उसको इंक्लूड करेगा। और हमेशा जो टॉप 10 एनबीएफसी होती है जिनका एसेट साइज सबसे ज्यादा होता है वो अपर लेयर के अंदर आती है। उसके बाद लास्ट में हमारा आता है टॉप लेयर। अब ये जो टॉप लेयर होता है वो जनरली एम्प्टी होता है, खाली होता है। अब खाली क्यों होता है? देखो, इसके अंदर कोई भी एनबीएफसी नहीं होती है, पर अगर आरबीआई को लगता है कि अपर लेयर के अंदर कोई भी एनबीएफसी है जिसका जो सिस्टमैटिक रिस्क है, यानी कि उसके साथ जो वो रिस्क फेस कर रहा है वो इंक्रीज हो गया है, तो उसको हम टॉप लेयर में जो है इंक्लूड कर लेते हैं। सिंपल भाषा में कहूं, अगर आरबीआई को लगता है कि कोई भी एनबीएफसी जो अपर लेयर में है उसने उसका जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो इतना ज्यादा अराइज हो गया है कि वो अब टॉप लेयर में आना उसका बनता है, तो उस केस में टॉप लेयर में उसको इंक्लूड जो है वो कर दिया जाता है। क्लियर आपको? तो ये काम भी हमारा आरबीआई का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ एनबीएफसीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द बेस लेयर ऑफ द रिवाइज स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। तो इसमें से कौन सी एनबीएफसी है जो बेस लेयर में इंक्लूडेड नहीं होती? तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि कौन सी एनबीएफसीज बेस लेयर में आती है, मिडिल लेयर में आती है, अपर लेयर में आती है, ठीक है। अब उसके बेस पे हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे और जो हमारा एग्जाम होगा उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले एनबीएफसी बिलो 1000 करोड़ इन एसेट साइज और डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, ऐसी एनबीएफसी जिसका जो एसेट साइज है वो 1000 करोड़ से कम है और वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, तो बिल्कुल ये इंक्लूड होती है। उसके बाद नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद एसेट साइज ऑफ 1000 करोड़ और अबव, तो ये हमारा इंक्लूड नहीं होता है। क्यों नहीं इंक्लूड होता है? क्योंकि ये मिडिल लेयर में आता है। उसके बाद नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज, तो ये भी होता है। उसके बाद एनबीएफसी पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ये भी हमारा बेस लेयर में आता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसी एनबीएफसी जिसका एसेट साइज 1000 करोड़ से अबव है और वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो हमारा किस में आएगा? मिडिल लेयर में आता है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ये हमारा बेस लेयर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप 10 एनबीएफसीज विद द हाईएस्ट एसेट साइज ऑलवेज बिलोंग टू द रिगार्डलेस ऑफ अदर कंसीडर, यानी कि हमारे देश के अंदर जो टॉप 10 एनबीएफसीज होती है, ठीक है, वो हमेशा किस लेयर से बिलोंग करती है? ऑप्शन है बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, अपर लेयर इज अ करेक्ट आंसर। तो अगर हाईएस्ट एसेट साइज है तो उसके बेस पर हम उसको अपर लेयर में इंक्लूड कर लेंगे, बाकी कोई चीज हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, तो ऑप्शन सी अपर लेयर इज अ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच लेयर ऑफ द रिवाइज स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी एज पर आरबीआई गाइडेंस टिपिकली रिमेन्स एम्प्टी but may be populated if the RBI perceive a significant rise in systematic risk from certain NBFC in the upper layer। तो इसका जो आंसर है वो आपको पता लग गया होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। टॉप लेयर वैसे तो एम्प्टी रहता है, पर आरबीआई को लगता है कि अपर लेयर में जो एनबीएफसी है उसका जो रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क है, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, तो उसको यहाँ पर टॉप लेयर में इंक्लूड जो है वो कर लिया जाता है। तो टॉप लेयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, एज पर रिवाइज रेगुलेटरी गाइडेंस व्हाट इज द regulatory minimum net own fund required for NBFC ICCI, NBFC MFI और NBFC फैक्टर। ठीक है, तो वैसे हमने रेगुलेटरी गाइडलाइन देखा था कि जो नेट ऑन फंड थी वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 2 करोड़ रुपीस होनी चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पर हमारी जो NBFC ICCI है, NBFC MFI और NBFC फैक्टर है, इसका जो नेट ऑन फंड की जो रिक्वायरमेंट थी ना उसको इंक्रीज कर दिया गया था। अब ये रिक्वायरमेंट इस समय कितनी है, पहला 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ और 12 करोड़, तो हमारा ऑप्शन रहेगा 10 करोड़। ठीक है, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी ना मिनिमम नेट ओन फंड की, उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया था, 10 करोड़ रुपीज जो है वो कर दिया गया था। हालांकि इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एनबीएफसी को कुछ टाइम दिया गया था। जैसे कि अगर हम करंट में अभी बात करें, करंट की बात करें, तो एनबीएफसी जो आईसीसीआई है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो उसका है करंट एन ऑफ 2 करोड़ बेस पर उसको बोला गया है कि 31 मार्च 2025 तक उसे 5 करोड़ करना है और बाय मार्च 31 2027 तक इसको 10 करोड़ करना है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट एन ऑफ कितना है एनबीएफसी आईसीसी का, तो आपका आंसर होगा 2 करोड़ रुपीस। ठीक है, पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10 करोड़, और इसको अचीव करने में इसको थोड़ा सा टाइम जो है वो दिया गया है 2027 तक। ठीक है, उसके बाद जो एनबीएफसी एमएफआई है, यानी कि म्यूचुअल फाइनेंस का सॉरी हमारी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, उसका पहले था 5 करोड़ रुपीस नॉर्थ रीजन के अंदर, ये हमारा 2 करोड़ था। उसके बाद मार्च 31 2025 तक इसे 7 करोड़ करने को कहा गया और फाइनली 31 मार्च 2027 तक 10 करोड़। एनबीएफसी फैक्टर के लिए कितना था, 5 करोड़ करंट में, और यहाँ पर मार्च 31 2025 तक ये 7 करोड़ है और इसको 10 करोड़ तक करने की बात की गई थी। ठीक है, तो तीनों के बारे में अगर पूछा जाए तो जो इंक्रीज की गई है वो हमारा 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एज पर द रिवाइज एनपीए क्लासिफिकेशन नॉर्म फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी व्हाट इज द ओवरड्यू पीरियड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले एनपीए का मतलब यहाँ पर समझा दूं आपको। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कोई भी ऐसी एसेट जिसने एनबीएफसी के लिए परफॉर्म करना बंद कर दिया, यानी कि एनबीएफसी को उससे कोई भी इनकम रिसीव नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक एनबीएफसी अपनी एसेट को एनपीए कब क्लासिफाई करेगा, इसके लिए क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया क्या होता है कि जो पेमेंट है, ठीक है, यहाँ पर पेमेंट है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए ओवरड्यू हो जानी चाहिए। यानी कि जो बॉर्बर है उसने एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक पेमेंट नहीं की, चाहे इंटरेस्ट की चाहे प्रिंसिपल अमाउंट की, अगर एनबीएफसी जो है उसने लोन प्रोवाइड किया। ठीक है, वो टाइम पीरियड कितना है, तो ऑप्शन है ओवरड्यू पीरियड मोर देन 30 डेज, मोर देन 60 डेज, मोर देन 90 डेज या फिर मोर देन 120 डेज। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर जो एनपीए है वो यहाँ पर 90 डेज से अबव के लिए पेमेंट उस पर ओवरड्यू हो जाती है, तो उसको हम एनपीए जो है वो मानेंगे। ठीक है, हालांकि जो हमारी करंट है, अगर हम करंट की बात करें तो वो पीरियड कितना है, 150 डेज। अगर आपसे पूछा जाए कि करंट एनपीए नॉर्म क्या है जो एनबीएफसी फॉलो करती है, तो वहां पर आएगा आपका 150 डेज। ठीक है, पर इसको रिवाइज करके कर दिया गया है 90 डेज, और इसको अचीव करने के लिए जो एनबीएफसी है उसको थोड़ा सा टाइम पीरियड दिया है। कितना टाइम पीरियड दिया है, 2026 तक का। 2025 तक इसे 120 डेज तक मेंटेन करना है हमारे जो एनबीएफसी है, और 2026 तक फाइनली इसको 90 डेज तक जो है वो कर लेना है। तो करंट में अभी तो इस वक्त क्या है हमारा यहाँ पर 150 डेज ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सीलिंग इम्पोज्ड पर बॉर्बर फॉर फाइनेंसिंग सब्सक्रिप्शन टू इनिशियल पब्लिक ऑफर एज पर रेगुलेटरी गाइडेंस। तो ऑप्शन हमारा ए क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है 1 करोड़ इज अ करेक्ट आंसर। अब ये है क्या, एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो जो एनबीएफसी है वो लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कई एनबीएफसी होती है जो कि यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड करते हैं। अब देखो हमारा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, कोई भी कंपनी जब पहली बार स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, हमारी कैपिटल मार्केट के अंदर जब सिक्योरिटीज को इशू करती है, तो वो हमारा इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो इस इनिशियल पब्लिक ऑफर को फाइनेंस करने के लिए जो एनबीएफसी है वो लोन प्रोवाइड करती है बॉर्बर को।
जैसे एग्जांपल के मान के चलो कोई कंपनी यहाँ पर एबीसी लिमिटेड, उसने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है इशू की है, ठीक है, और ए पर्सन इन शेयर्स को परचेज करना चाहता है, ठीक है, और ये चाहता है यहाँ पर लोन लेने के लिए किसके पास, एनबीएफसी के पास। तो यहाँ पर ये एनबीएफसी इसको मैक्सिमम जो है 1 करोड़ का लोन दे सकती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को सब्सक्राइब करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए। इससे ज्यादा लोन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती है एनबीएफसी, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, इनहांस द क्वालिटी ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट दैट एनबीएफसी यूएल यानी कि अपर लेयर शैल बी मेंटेन एज कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है हमसे, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि रिस्क वेटेड एसेट्स, हमारे यहाँ पर कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले रिस्क वेटेड एसेट का मतलब समझो। रिस्क वेटेड एसेट्स क्या है, देखो हमारी जो एनबीएफसी है, ठीक है, मान लो अगर एनबीएफसी से लोन प्रोवाइड करती है, तो ये जो लोन एनबीएफसी प्रोवाइड करती है ये क्या होती है, इसकी एसेट्स होती है, ठीक है। अब इस लोन के अंदर कुछ लोन होते हैं जो कि रिस्की होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, रिस्क वेटेड एसेट्स। यानी कि जो रिस्की एसेट्स हैं जिससे एनबीएफसी को लॉस हो सकता है, उसको हम रिस्क वेटेड एसेट जो है वो कहते हैं। अब क्योंकि ये रिस्की है, लॉस होने के चांसेस हैं, तो हमारी जो एनबीएफसीज हैं उनको इस एसेट्स के अगेंस्ट अब मिनिमम कैपिटल जो है वो अपने पास मेंटेन करके रखनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल के मान के चलो यहाँ पर 9% है, ठीक है। तो जितनी भी उसकी रिस्क वेटेड एसेट होगी, जैसे मान के चलो रिस्क वेटेड एसेट्स कितनी है, रिस्क वेटेड एसेट्स कितनी है, 100 करोड़। तो इसका 9% कैपिटल जो है वो उसको अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि एनबीएफसी को लॉस हो तो उसको यहाँ पर जो है वो कवर कर पाए, ठीक है। तो जो रेगुलेटरी कैपिटल है उसको ना इनहांस कर दिया गया था, ताकि एनबीएफसीज की जो कैपिटल है उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो, ठीक है। तो रिवाइज गाइडेंस के अकॉर्डिंग मिनिमम परसेंटेज कितनी है हमारी कैपिटल की, ऑप्शन ए 6%, 7%, 8% और 9%। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारी जो एनबीएफसीज हैं उनको कॉमन टायर 1 कैपिटल 9% जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ती है अपने रिस्क वेटेड एसेट्स के अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लीवरेज रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड ऑन एनबीएफसी यूएल इन एडिशन टू सीआरए, ठीक है। तो जो लीवरेज रिक्वायरमेंट है जो कि एनबीएफसी अपर लेयर के ऊपर इम्पोज की गई है, उसका क्या पर्पस है। पहला, टू लिमिट द अमाउंट ऑफ डेट दैट एनबीएफसी यूएल कैन इनकर, to encourage NBFC UL to take more debt for expansion, to minimize the need for capital adequacy in NBFC's upper layer, या फिर to reduce the regulatory burden on NBFC UL। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी कि एक एनबीएफसी मैक्सिमम कितना लोन ले सकता है, डेट ले सकता है, उसके ऊपर एक लिमिट लगाने का मेन पर्पस यहाँ पर था, ठीक है। अब देखो लीवरेज रिक्वायरमेंट बेसिकली है क्या, तो इसके अंदर जो हमारा एनबीएफसीज है वो मैक्सिमम कितना लोन ले सकता है मार्केट से या फिर बैंकों से, उसके ऊपर हम एक लिमिट लगा देते हैं, ताकि जो एनबीएफसी उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। क्योंकि जब एक एनबीएफसी बहुत ज्यादा लोन लेता है तो डिफॉल्ट होते हैं, डिफॉल्ट की वजह से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ठीक नहीं रहती है, फाइनेंशियली वो इनस्टेबल हो जाते हैं। क्लियर है आपको। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। टू लिमिट द अमाउंट ऑफ डेट दैट एनबीएफसी यूएल कैन इनका, तो हमें एक लिमिट लगा देनी है कि एनबीएफसी मैक्सिमम लोन यहाँ पर कितना ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रूडेंशियल गाइडेंस रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ क्रेडिट इन्वेस्टमेंट ऑफ एनबीएफसी एमएल और एनबीएफसी यूएल, ठीक है। तो एमएल का मतलब यहाँ पर क्या है, हमारा जो मिडल लेयर है, और यूएल का मतलब है अपर लेयर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो कुछ प्रूडेंशियल गाइडेंस यहाँ पर इशू की गई है कि जो एनबीएफसीज है मिडिल लेयर और अपर लेयर की, वो कंसंट्रेशन ऑफ क्रेडिट कितना कर सकते हैं, यानी कि वो मैक्सिमम कितना लोन दे सकते हैं एक बॉर्वर को, और इन्वेस्टमेंट भी कितना कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, द एक्सटेंड क्रेडिट कंसंट्रेशन लिमिट prescribed for NBFCs separately for lending and investment shall be merged into a single exposure limit। पहले क्या होता था, जो एनबीएफसी है उसके लिए जो लैंडिंग की लिमिट थी और इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी वो अलग अलग थी, पर हमने क्या किया है उसको मर्ज करके एक सिंगल एक्सपोजर लिमिट जो है वो बना दिया। तो बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। उसके बाद जो एक्सपोजर लिमिट इज 25% फॉर सिंगल बॉर्वर एंड 40% फॉर सिंगल ग्रुप ऑफ बॉर्वर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, तो अगर मान के चलो कोई भी सिंगल बॉर्वर हमारे एनबीएफसी के पास आता है, तो जो मैक्सिमम लोन है यहाँ पर एक्सपोजर है एनबीएफसी वो दे सकता है सिंगल वैल्यूअर को 25%, ठीक है। और अगर ग्रुप आता है, जैसे
10 जने मिलकर यहाँ पर आते हैं जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में जो लिमिट है वो कितना है 40%। अब क्वेश्चन उठता है कि ये 25% और 40% किसका है? तो इसका आंसर हमें इस स्टेटमेंट से मिलेगा, द कंसंट्रेशन लिमिट शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू एनबीएफसी टायर 1 कैपिटल, यानी कि एनबीएफसी की टायर 1 जो कैपिटल है, ठीक है, उसका 25% के इक्वल एनबीएफसी एक सिंगल बोरोवर को लोन प्रोवाइड कर सकता है और 40% के इक्वल जो है ग्रुप ऑफ बोरोवर को लोन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सभी की सभी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द प्रूडेंशियल गाइडेंस ऑन कंसंट्रेशन ऑफ क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट ऑफ एनबीएफसी मिडिल लेयर और अपर लेयर। पहला तो ये कि जो लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट सेपरेटली पहले लिमिट यूज की जाती थी उसको हमने मर्ज करके एक कर दिया है। सिंगल बॉर्बर के केस में 25% है, ग्रुप ऑफ बॉर्बर के केस में 40%, और ये जो परसेंटेज है वो हम टायर कैपिटल के अगेंस्ट जो है वो लेते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एनबीएफसी। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है उसका मतलब समझो, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर होता है जिसका एनबीएफसी के साथ ज्यादा रिलेशन नहीं होता है। यानी कि सिंपल भाषा में समझाऊं तो एनबीएफसी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें से एक ऐसा डायरेक्टर जिसका एनबीएफसी कंपनी के साथ उसके प्रमोटर्स के साथ किसी भी तरह का लेन देन नहीं है, उसके साथ किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है। इसको सिर्फ इसलिए अपॉइंट किया गया है ताकि ये न्यूट्रल होकर डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके। अगर एनबीएफसी कुछ गलत करी तो उसके बारे में यहाँ पर रिपोर्ट वगैरह कर सके। क्लियर है आपको? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ये मतलब है। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? पहला देखो, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट बी बोर्ड ऑन द मोर देन 3 एनबीएफसी, यानी कि एक पर्सन एक साथ 3 से ज्यादा एनबीएफसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है। सिंपल भाषा में कहूं, अगर मान के चलो एक ए पर्सन है और यहाँ पर हमारी एक एनबीएफसी है, बी सी और डी, 3 एनबीएफसी है, तो ये जो पर्सन है वो तीनों एनबीएफसी में एक साथ जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, पर इससे ज्यादा एनबीएफसी में वो अपॉइंट नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद द बोर्ड और द एनबीएफसी शैल इंश्योर दैट there is no conflict arising out of their independent director being on the board of another NBFC at the same time। जैसे हमने बात की कि कोई भी पर्सन एक टाइम पर 3 एनबीएफसी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम कर सकता है, ठीक है, पर ये चीज तभी पॉसिबल होगी अगर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, और उसके ऐसा अपॉइंट होने से किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम है वो अराइज नहीं हो रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ पर एग्जांपल दूं आपको, तो हो सकता है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ए पर्सन, ठीक है, वो यहाँ पर बी और सी दो एनबीएफसी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, ठीक है। अगर एक ऐसा डिसीजन है जो कि अगर ए पर्सन लेता है तो उससे बी एनबीएफसी को बेनिफिट मिलेगा, इसको नुकसान होगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंफ्लिक्ट अराइज हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में ये एक टाइम पर इन दोनों का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तभी बन सकेगा अगर किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट अराइज ना हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो अराइज ना हो, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन टू डायरेक्टरशिप ऑन द बोर्ड ऑफ एनबीएफसी बेस लेयर सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमने पढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ एनबीएफसी मिडिल लेयर और एनबीएफसी अपर लेयर पर एप्लीकेबल होती है। एनबीएफसी बेस लेयर के केस में यहाँ पर जो लिमिट है वो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जितनी चाहे एनबीएफसी में एक साथ जो है वो अपॉइंट हो सकता है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following additional disclosures are NBFCs required to include their annual financial statements effective from March 31 2023 in addition to existing regulatory disclosure। ठीक है, तो जो NBFCs हैं उनको अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना जरूरी होता है, ठीक है। तो जो रेगुलेटरी डिस्क्लोजर्स एग्जिस्टिंग है उसके अलावा भी मार्च 31 2023 से कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर भी एनबीएफसी को करने पड़ेंगे अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। वो डिस्क्लोजर्स क्या है, ठीक है, अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, एक बार फिर से हम बात करते हैं। तो देखो एनबीएफसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है, उसके अंदर कुछ उसे रेगुलेटरी डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं, पर जैसे ही हमारा मार्च 31 2023 आया तो कुछ यहाँ पर गाइडेंस चेंज हुई जिसकी वजह से कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर भी एनबीएफसी को करने पड़ते हैं, ठीक है। अब वो एडिशनल डिस्क्लोजर कौन से हैं, पहले देखो,
कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट कंटेनिंग कंपोजिशन एंड कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट डिस्क्लोज करने जिसके अंदर हमारे जो डायरेक्टर है उनकी कंपोजिशन क्या है और उनकी कैटेगरी क्या है उसको डिस्क्लोज करना है। साथ के साथ हमारे जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनकी शेयर होल्डिंग क्या है उसे हमें स्पेसिफाई करना है। उसके बाद डिस्क्लोजर ऑन मॉडिफाइड ओपिनियन ऑफ ऑडिटर, अगर हमारा जो ऑडिटर है उसके ओपिनियन में किसी भी तरह का चेंज आया है, उसने उसको मॉडिफाई किया तो उसे डिस्क्लोज करना है। साथ के साथ उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल आइटम्स और मैनेजमेंट के ऊपर उसे स्पेसिफाई करना है। उसके बाद डिवर्जन इन एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड टू डिसाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी स्पेशल एनबीएफसी के लिए कोई यहाँ पर एसेट क्लासिफिकेशन के लिए प्रोविजनिंग के लिए अलग से गाइडेंस इशू किया है तो उसे भी यहाँ पर स्पेसिफाई करना जो है वो जरूरी होगा। डिवर्जेंस का मतलब क्या है कि नॉर्मल गाइडेंस है जब कुछ डिफरेंट होता है तो उसे एनबीएफसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी के सभी जो एडिशनल डिस्क्लोजर्स है वो एनबीएफसी को करनी जो है वो जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, when must NBFC UL be mandatorily listed according to the regulatory guidance, ठीक है। तो जो हमारी NBFC है अपर लेयर की उसको कितने टाइम के अंदर अपने आप को लिस्ट करवाना जरूरी है। पहला विद इन 1 ईयर ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी यूएल, या फिर विद इन 2 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स, या फिर विद इन 4 ईयर्स। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कोई भी एनबीएफसी अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि वो अपर लेयर के अंदर आती है तो आइडेंटिफिकेशन के बाद 3 साल के अंदर अंदर में उसे अपने आप को एनबीएफसी अपर लेयर में लिस्ट करवाना जरूरी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद हाउ लॉन्ग इज एन एनबीएफसी सब्जेक्ट टू एनहांस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आफ्टर बीइंग क्लासिफाइड एज एनबीएफसी यूएल। तो अगर हमारी कोई एनबीएफसी जो है वो अपर लेयर के अंदर आ जाती है, उसको एनबीएफसी अपर लेयर कंसीडर कर लिया जाता है, क्लासिफाई कर लिया जाता है, तो उसको कितने टाइम के लिए इनहांस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो करना जरूरी होता है। तो ऑप्शन सी होगा 5 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अगर कोई एनबीएफसी अपर लेयर के अंदर आ जाती है, ठीक है, तो जैसे वो अपर लेयर के अंदर आती है तो जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है वो इनहांस हो जाती है और उसे इन इनहांस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कम से कम 5 सालों के लिए जो है मानना जरूरी होता है, फॉलो करना जरूरी होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट इन एनबीएफसी, इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीनियर मैनेजमेंट की इन अ एनबीएफसी, ठीक है। तो सिंपल भाषा में ये पूछ रहा है कंप्लायंस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो पहला देखो क्या है, कैरी आउट एन एक्सरसाइज at least once a year to identify and assess major compliance risk facing NBFC, ठीक है। तो इसे क्या करना है, एक एक्सरसाइज यहाँ पर कैरी आउट करनी है कम से कम साल में एक बार, ताकि वो ये आइडेंटिफाई कर सके कि एनबीएफसी कौन कौन से यहाँ पर कंप्लायंस रिस्क को फेस कर रहा है और यहाँ पर प्लान्स फॉर्मुलेट किए जाए ताकि इस रिस्क को मैनेज किया जाए। बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि कंप्लायंस रिस्क कौन कौन से एनबीएफसी फेस कर रहा है, फिर प्लान बनाएगा कि उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट टू द बोर्ड कमेटी आर रिव्यू दैट एट द प्रिस्क्राइब periodicity एंड डिटेल एनुअल रिव्यू ऑफ कंप्लायंस, ठीक है। तो जो भी जब उसने एक्सरसाइज कंडक्ट की तो उसको जो भी फाइंडिंग्स मिली, ठीक है, जो भी उसने रिव्यू किया उसकी एक रिपोर्ट जो है वो बोर्ड और बोर्ड कमेटी को सबमिट करवानी जरूरी होती है। उसके बाद रिपोर्ट प्रॉम्प्टली टू द बोर्ड कमेटी ऑन एनी मटेरियल कंप्लायंस फेलियर व्हाइल इंश्योरिंग दैट एप्रोप्रिएट रेमेडियल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन इज टेकन। तो हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड कमेटी है, उसको एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर देनी होगी कि कौन कौन से यहाँ पर कंप्लायंस फेलियर हुए हैं और उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से एप्रोप्रिएट रेमेडियल और डिसिप्लिनरी एक्शन लिए हैं, उसकी एक रिपोर्ट बनाकर देनी है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे सीनियर मैनेजमेंट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लायंस फंक्शन इन एनबीएफसी। तो हमारा जो कंप्लायंस फंक्शन होता है, जो कंप्लायंस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उसको देखता है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती एनबीएफसी के अंदर। सबसे पहले मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग कंप्लायंस इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कंप्लायंस कैसे हो रहा है उसको मॉनिटर करना, उसको टेस्ट करना। इंश्योरिंग स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फॉर कंप्लायंस फेलियर, अगर किसी भी तरह का कंप्लायंस फेलियर होता है तो जो स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है उस कंप्लायंस फेलियर के लिए उसको अकाउंटेबल बनाना, ठीक है, और उसको अगर पेनल्टी लगाने की जरूरत है तो पेनल्टी भी लगाना। प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड करना, या फिर रिपोर्टिंग कंप्लायंस फेलियर टू सीनियर मैनेजमेंट, यानी कि जो भी कंप्लायंस फेलियर हुआ है उसकी रिपोर्ट बनाकर सीनियर मैनेजमेंट को देना।
तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये जो तीन इंपॉर्टेंट है, ये तीन इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंप्लाइंस फंक्शन की, पर क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मिनिमम टेन्योर फॉर अ चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर इन एनबीएफसी। तो एनबीएफसी के अंदर जो हमारा चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर होता है उसका मिनिमम टेन्योर कितना होता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 3 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर है उसको मिनिमम 3 सालों के लिए अपॉइंट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, द एनबीएफसी शैल ले डाउन अ बोर्ड अप्रूव्ड कंप्लाइंस पॉलिसी, दिस पॉलिसी इंक्लूड। ठीक है, तो जो एनबीएफसी है ना उसको कंप्लाइंस करने के लिए एक बोर्ड अप्रूव्ड कंप्लाइंस पॉलिसी जो है वो बनानी पड़ती है। इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, सबसे पहले फिलोसफी एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लाइंस, जो हमारा कंप्लाइंस है उसकी फिलोसफी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, रोल ऑफ द कंप्लाइंस फंक्शन एंड सीसीए, जो कंप्लाइंस फंक्शन है उसका क्या रोल रहेगा, चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर का क्या रोल रहेगा, प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑन कंप्लाइंस रिस्क, जो हमारा कंप्लाइंस रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना और रिपोर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको। तो ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे के सारे हमारी कंप्लाइंस पॉलिसी के अंदर जो है इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज डुअल हेडिंग इन एनबीएफसी कंप्लायंस। तो डुअल हेडिंग का क्या मतलब होता है एनबीएफसी कंप्लायंस के अंदर। पहला, वेयरिंग टू हैट्स टू मीटिंग्स, यूजिंग टू कंप्लायंस मैनुअल्स, होल्डिंग टू पोजीशन विद इन द कंपनी इंटरेस्ट। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगर हमारा जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, ठीक है, उसने दो पोजीशंस को होल्ड करके रखा हुआ है और वो दो जो पोजीशन है आपस में उनका कंफ्लिक्ट होता रहता है, अगर वो एक रोल को पूरा करता है तो दूसरा रोल रह जाता है, दूसरे रोल को पूरा करता है तो पहले वाला रोल रह जाता है, तो ये हमारा डुअल हेडिंग जो है वो कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ द सीसीओ इन एनबीएफसी। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट और टेन्योर ऑफ सीसीओ। पहला है टेन्योर, तो जो सीसीओ है उसको मिनिमम 3 सालों के लिए यहाँ पर अपॉइंट करना चाहिए, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद अगर हम रिमूवल की बात करें, तो अगर हम टेन्योर से पहले रिमूव करना चाहते हैं सीसीओ को तो हमें बोर्ड और बोर्ड कमेटी से अप्रूवल लेना पड़ता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम रैंक की बात करें तो सीनियर एजुकेशन पोजीशन होनी चाहिए, टिपिकली नॉट बिलो देन 3 लेवल्स ऑफ सीईओ, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो हमारा पर्सन होना चाहिए सीसीओ, उसकी जो रैंक है ना वो सीसीओ से 2 लेवल तक, 2 लेवल से ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन डी स्किल्स, तो स्किल्स के अंदर उसको इंडस्ट्री रिस्क मैनेजमेंट और रेगुलेटरी नॉलेज होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सीसीओ के अपॉइंटमेंट और टेन्योर के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो आज का चैप्टर है वो ओवर हो रहा है। तो हमने यहाँ पर डिटेल में एनबीएफसीज और उनके कंप्लाइंस फंक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स से मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।